एक नेता के लिए आज और कल ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 साल बाद क्या होगा उसे क्या मतलब। पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे थे इंडिया विल बी नेक्स्ट सुपर पावर और सडन इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री की बात लोग मानते हैं, थालियां तक बजाई हैं। जब उन्होंने थाली बजा ली तो वास्तविकता बताने में क्यों संकोच किया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ। लेट अस एग्जामिन दैट। नीट का पेपर दोबारा लीक हो गया है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर बन के रह जाता है या इसके पीछे भी पूरा माफिया होता है? पहली बार अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क हुआ था यूपीएससी के बारे में तो उन्हीं चेयरमैन के सामने हुआ था जो इस समय वर्तमान में एनटी के चेयरमैन। क्यों है वो चेयरमैन? कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता उनको? अगर कोई आईएएस अफसर कह रहा है कि मजबूरी है करप्शन तो गलत कह रहा है, ये उसकी कमजोरी है। आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है यूथ या हम लोग? खूब अनाउंस करते 3000 करोड़ की अब एक नई नीति बनने जा रही है। ये पैसा हम एजुकेशन में खर्च करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्च करें तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा। नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, उसे पढ़ के ऐसा लगा जो सिस्टम की लेयर्स हैं उसको आपने बहुत बारीकी से समझ के लिखा है। ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में बदनाम इस वजह से नहीं है कि वो गलत काम नहीं करती, वो इसलिए बदनाम है कि सही काम विलंब से करती। जो हमारा देश का एजुकेशन सेक्टर जहाँ जा रहा है क्या वो ठीक है? जब मैं एसडीएम था तो मैंने देखा कि एग्जामिनेशन सेंटर्स ठेके पे उठते थे नकल कराने के लिए। जो ये अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया और इतना पैसा लगाया गया, क्या ये सही कदम था? मस्जिद तो वो थी ही नहीं, मस्जिद तो वहां होती है नमाज पढ़ी जाती है। अगर आप 12 साल नहीं पढ़े नमाज तो चीज वो ढांचा रहेगा। अगर आज अनिल स्वरूप जी वो 25 साल के अनिल स्वरूप जी से मिले तो उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मुख्तसर सी जिंदगी के जब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। हेलो दोस्तों, यू एन आई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ी हैं। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मिस्टर अनिल स्वरूप सर, जो कि एक कोल सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अनिल स्वरूप सर ने दशकों तक सिस्टम के अंदर रहकर ना सिर्फ सिस्टम को देखा और समझा है, बल्कि समय आने पर काफ़ी टफ डिसीजंस भी लिए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम खुलकर उनकी एक्सपीरियंसेस पर बात करेंगे, पावर, पॉलिटिक्स, पॉलिसी और सिस्टम की अनसीन रियलिटी पर। वेलकम टू योर नाइट टॉक शो सर, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी आज आप आए और मैं आपके साथ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। जी सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा यूपीएससी के बारे में। जी, यूपीएससी जैसा कि हम जानते हैं सबके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है और आपने वो अचीव किया। तो जब आपको पता लगा कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, तो मैं आपको आपके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगी पास्ट में। उस समय आपके क्या इमोशंस थे? देखिए मैं उस समय पहले से ही पुलिस सर्विस में था जब मुझे आईएएस का मालूम पड़ा, और हम लोग उस समय पुलिस में भारत दर्शन में थे और मैं ऊटी में था, ऊटकमंड में। ओके। तो मेरा एक बैचमेट था, वो सुबह सुबह जब उसके दिमाग में क्या है, बोला बॉस मुझे लगता है तुम्हारा रिजल्ट आ गया। जिन्हें उसे अच्छा। सपना आया क्या आया। जी। और सुबह सुबह का टाइम था, वो हम लोग रात को देर तक जगे थे, मैं तो सो रहा था 8-9 बजे करीब, वो ना चला गया। घंटे भर बाद वो चीखता हुआ आया नीचे से, कहता बॉस तुम्हारा हो गया। अच्छा। उन दिनों ये सब टेलीविजन और ये सब तो होता नहीं था, न्यूज़पेपर में जी। छपता था। तो न्यूज़पेपर में नाम निकलते थे उसमें। ओके। तो उसने मेरा नाम पढ़ा, उसमें रिजल्ट आया था। और वो भी एक दिन बाद आया था। ऊटी में देर से अखबार आते हैं दिल्ली वाले। जी जी। तो वो उसने वहां से चीखा, नीचे से ही चीखा, हम ऊपर थे, तब मैंने पहली बार सुना कि मेरा हो गया। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी भी ड्रीम थी कि मैं आईएएस में आऊं, और मुझे इस बात का दुख था कि पहले साल में मैं नहीं आ पाया आईएएस में। तो दूसरे साल में आ गया तो बहुत 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 खुशी हुई। जी, और उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बाद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं 37 साल रहा आईएएस में। तो मैंने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट के आरंभ में लिखा है कि मैं आईएएस अफसर इसलिए बना क्योंकि मेरे फादर चाहते थे आईएएस अफसर। तो ये उनकी अच्छा। ड्रीम थी। ओके। उनकी ड्रीम को मैंने अपना ड्रीम बनाया और फिर लग के पढ़ाई की और सर्विस में आ गया। 37 साल के बाद मैंने लास्ट चैप्टर में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है मैं पुनः आईएएस अफसर बनना चाहूँगा। अरे क्योंकि वो 37 साल इतने सेटिस्फाइंग थे, मैं सोच नहीं सकता कि किसी अन्य सेवा में उतना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने पुस्तक में कई ऐसे चैप्टर लिखे हैं जिसमें मैंने इस बात को दर्शाया है जी। कि कितना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला ऑलमोस्ट एवरी जॉब दैट आई हैड। ओके। सो इट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एंड हेंस जी। एंड ब्यूटी इज कि रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा नहीं था कि सर्विस से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। और वो इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आईएएस में था। तो मैंने जो कुछ सीखा, लोगों से संपर्क किया और मैं जैसे इवॉल्व हुआ, उसका लाभ मुझे रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। ओके। तो आप जैसे आपने यूपीएससी क्रैक किया था, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए और ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता? देखिए मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बड़ा सिंपल बात कहता हूँ कि खाली यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी मत करो, तैयारी की तैयारी करो। अगर तुम तैयारी की तैयारी करोगे
किसी वजह से यूपीएससी से नहीं आए तो जीवन में सफल हो गए। मैं 3 एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ जी। एक है कॉम्प्रिहेंशन, समझ। अगर समझ आदमी की सुधरेगी तो किसी भी चीज को पढ़ के वो जल्दी उसके बारे में निर्णय ले सकेगा। जी। तो वो समझ सुधारना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। दूसरा है एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि विश्लेषण। Right. कोई भी आइडिया आता है, कोई भी बात आती है, तो आपका मस्तिष्क इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उसका विश्लेषण कर सकें। और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर जो आपको मिलना है, जो आप लिखेंगे या इंटरव्यू में बोलेंगे, उस पर मिलेगा। अगर ये 3 एट्रीब्यूट्स पे वो काम करे तो ना केवल वो एक सफल अफसर बनेगा अगर सिलेक्शन हो गया, अगर किसी वजह सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो जीवन में सफल होगा, और किसी तुक्के से वो सिविल सर्विस में आ गया और ये 3 एट्रीब्यूट्स ने डेवलप नहीं किए तो चांसेस है कि वहां फेल कर जाएगा। तो मेरे विचार से पर्सनैलिटी के लिए ये 3 एट्रीब्यूट्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें इशू एक है कि इसको आप 6 महीने या 1 साल में नहीं इन 3 एट्रीब्यूट्स को आप प्राप्त कर सकते, इसमें समय ज्यादा लगता है जी। तो यूपीएससी की तैयारी जब भी आप शुरू करें वो बात अलग है, लेकिन इन 3 एट्रीब्यूट्स की तैयारी तो आप अर्ली कॉलेज डेज में या लेटर स्कूल डेज में ही शुरू कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही परिपक्व होंगे आप इन 3 एट्रीब्यूट्स में और जीवन में सफल हो सकेंगे। और मुझे लगता है ये एट्रीब्यूट्स सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी जीवन के कंपटीशन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो एग्जाम छोड़ दीजिए, जीवन भी एक एग्जाम है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति की समझ बेहतर है, जिस व्यक्ति का विश्लेषण करने की आदत है, अच्छी विश्लेषण कर लेता है और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति सुचारू रूप से कर लेता है, वो जीवन में सफल होता है। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस दिया आपने। एंड आई होप हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि प्लान बी क्यों नहीं बताते आप, मैंने कहा यही प्लान बी है। राइट। लोग अक्सर कहते हैं कि हम प्लान बी के लिए कुछ करें, दूसरे परीक्षा की तैयारी, यही प्लान बी है। अगर आपने तैयारी कर ली तो मान लीजिए सिविल सर्विस में आप नहीं आए तो किसी और एग्जाम में आ जाएंगे जी, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हर जगह जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, लाइफ में ही जरूरत है जी। और एक हार्श ट्रुथ जो आपको लगता है कि ये भी पता होना चाहिए बच्चों को, वो बड़ा सिंपल है कि फेलियर्स नॉर्मल और नेचुरल है। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफल ना रहा हो कभी न कभी जी, जिसने गलतियां ना की। ये बात समझ के चलना चाहिए हर व्यक्ति को कि फेलियर्स होंगे जीवन में। प्रश्न ये है कि हम उन फेलियर से सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, या सिर्फ धाराशायी हो जाते हैं जी। जिन व्यक्तियों ने फेलियर से सीखा है, मिस्टेक से सीखा है, वो अंततः सफल हो गए। बिल्कुल सही बात है सर। सर अब मैं आपसे अपनी कुछ थोड़ी सी देश की बात करना चाहूँगी। देश की मैं ज्यादा बात वैसे नहीं करता, आप पूछेंगे मैं प्रयास करूंगा जवाब देने जी, का। बहुत जो आजकल चल रहा है सिनेरियो उसके बारे में, क्योंकि आपने पीएम मोदी जी के साथ भी काम किया है जी। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी रिसेंट वो आए और उन्होंने देश के जो लोग हैं उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ बातें रिक्वेस्ट किया कि इसको फॉलो करें, तो आपको कितना सही लगता है? उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदिए, फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, तो क्या ये 140 करोड़ की जो जनता है ये पॉसिबल है इस चीज़ को अपनाना? और इसके पीछे अगर ये चीज़ करनी है, एक पीएम बोल रहे हैं, तो क्या इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, उन्होंने बात कही बिल्कुल सही कही, लेकिन ये बात उन्होंने थोड़ा विलम्ब से कही जी। मेरे विचार से इस देश की आर्थिक स्थिति जो है उसमें लगभग 1.5-2 साल पहले ये बात कह देनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं कही मुझे समझ में नहीं आया। उसका कोई राजनीतिक निर्णय था, जो भी था, क्योंकि स्थिति गंभीर है और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि जब तक हम समस्या को एडमिट नहीं करेंगे तब तक उसका समाधान नहीं करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ बहुत बढ़िया है जी, बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया भी हैं, लेकिन जो चाहिए नहीं है उसकी हमें हिम्मत होनी चाहिए बताने की कि ये सही नहीं है, और इसको रिकॉग्नाइज करके फिर एक कार्य योजना बनानी चाहिए कि उस स्थिति को सुधारे कैसे। लेकिन अगर हम मानेंगे नहीं स्थिति गंभीर है और कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है, तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। यही हुआ इस देश में। अगर इस स्थिति को पहले रिकॉग्नाइज कर लिया गया होता तो जो करेक्टिव जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं और पहले कहे होते, क्योंकि मैं ये बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं कि प्रधानमंत्री की बात लोग मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर, थालियां तक बजाई हैं। जब उन्होंने थाली बजा ली तो वास्तविकता बताने में क्यों संकोच किया जा रहा था देश को, ये मेरा प्रश्न है। जो बात कही उन्होंने बिल्कुल सही कही, मेरा ये कहना था ये पहले कही जानी चाहिए। एक आप उसकी बात कह लीजिए, सोना ना खरीदने की बात कह रहे हैं, क्या गलत है उसमें? तो बिल्कुल सही बात है, ये पहले कहना चाहिए था। हम क्यों इतना, बिकॉज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है सोना खरीदना, क्यों कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा तो लोग सुनेंगे, हर जना नहीं मानेंगे लेकिन बहुत से लोग मानेंगे। प्रधानमंत्री को बात पहले कहनी चाहिए थी। जो फॉरेन विजिट है जिसकी बात वो कह रहे हैं वो पहले कहनी चाहिए थी, आज क्यों कह रहे हैं? मेरा सिर्फ
जो बात वो कह रहे हैं हर चीज उन्होंने बिल्कुल सही कही है, मैं हर चीज से सहमत हूं। मैं सिर्फ मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहले क्यों नहीं कहा, और दूसरी बात ये नहीं समझ में आई कि फॉरेन विजिट मना करने के तुरंत बाद वो भारत खुद क्यों चले गए। एग्जैक्टली। तो ये कुछ चीजें हो सकता है उनका कोई कारण हो, मुझे पता नहीं क्या कारण रहा होगा, उससे थोड़ी फिर वो खाली सा दिखता है। आप एक बात कह रहे हैं, फिर आप खुद कुछ और कर रहे हैं, तो उससे जो इंप्रेशन जाता है कि शायद वो गंभीरता नहीं है जो आप कह रहे हैं। हो सकता है कोई कारण रहा हो, वो गए हो बाहर, लेकिन शायद उसमें थोड़ा समय अगर लगा देते, तुरंत कहकर बाहर चले जाना थोड़ा अजीब सा लगा। तो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए था कि हमारी अर्थव्यवस्था में समस्या आ रही है जी। हम बार बार इसको नकार रहे थे, और अगर समस्या है तो हम माने, पहचाने और फिर एक कार्य योजना बनाए जिसके माध्यम से उसको सुधारे। लेकिन हम ये कहते रहेंगे सब बढ़िया चल रहा है। मैं उदाहरण अक्सर देता हूं मेक इन इंडिया का, और वो शेयर कितना दहाड़ा, कोई जना जानकारी तो करे चले कितना जी। उसके जो दो प्रमुख उद्देश्य थे दोनों पूर्ण नहीं हुए। ना उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ जिस लेवल का होना चाहिए था, ना मैन्युफैक्चरिंग का प्रोपोर्शन बढ़ा जो कि 13 से 25 होना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। योजना बहुत अच्छी थी, जैसे सामान्य रूप से सरकार में योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, और कई योजनाएं सफल भी हुई हैं, इसी सरकार की सफल हुई हैं। मेरा ये कहना है कि जो सफल नहीं हुई हैं उसको हम स्वीकार करें, जानकारी करें कि क्यों नहीं सफल हुई हैं, और कार्य योजना बनाएं जिससे वो भी सफल हो सके। जैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड देखिए कितनी बढ़िया बन रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन देखिए कितने सारे हो रहे हैं। तो हमें उन योजनाओं से सीखना चाहिए कि वो काम कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं, और इस बात को मानना चाहिए कि जो नहीं हो रहा है उसको हम स्वीकारें नहीं हो रहा है और उसको सुधारें। अगर हम ये कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक कह देंगे सोना मत खरीदो, तो विचित्र सा लगेगा। बिल्कुल। आपको बात को, धरातल की वास्तविकता को समझने का दायित्व हम सबका है, और प्रधानमंत्री स्तर पे इस बात को कहा गया, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे विचार से थोड़ा पहले कहना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे थे इंडिया विल बी नेक्स्ट सुपर पावर, मतलब, और ये सुनते वही आपकी बात की ये बार बार हम सुन रहे हैं इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर है, नेक्स्ट सुपर पावर है, और सडन ये चीज़ आ जाती है कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, इस तरीके से सारी जनता को देखना पड़ेगा। देखिए इसको हमें इस प्रकार से भी देखना होगा, कई इसमें फैक्टर्स हैं जिन पे आपका नियंत्रण नहीं है। अब ट्रंप जो है अगर अटैक कर रहा है ईरान पे, भारत का तो कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें प्रश्न ये नहीं करना कि वो क्या कर रहे हैं, उनको जो करना करेंगे, मेरा कोई नियंत्रण तो है नहीं। हमें जो करना चाहिए था वो हम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये इशू है। हमारा रिस्पॉन्स कैसा हो जो इंटरनेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पे बिल्कुल बेबाक चर्चा होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सुझाव देता है और ये बात कहता है कि इस समय समस्या है, उसको एंटी नेशनल करार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा था कि अगर आप अपनी बात को सही रखना चाहें तथ्यों के आधार पर भी, तो कहा जा रहा था कि ये तो कहीं और से आ रहा है, कहीं और के दबाव में। ये उचित नहीं है। ये प्रजातंत्र की खूबी है कि जो अच्छी चीज है वो अच्छा कहा जाए, और बाकी जो क्रिटिसिज्म है उसका विश्लेषण किया जाए, उसको परिभाषित ना किया जाए। ये जितना क्रिटिसिज्म है वो एंटी नेशनल है, ये कैसे संभव है? आज आप खुद स्वीकार रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। अगर इस बात को हम 2 साल पहले स्वीकार लेते, जो कि थी गंभीर तभी भी, ये कहना उचित नहीं है कि गंभीर नहीं थी, थी तभी गंभीर, तो शायद उस 2 साल में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते सोना ना खरीदने वाले। तो हमने शायद इसमें थोड़ा विलंब कर दिया। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अब हम ये बात करें, तो आपको, आपकी नज़रिए से क्या लगता है कि आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है यूथ या हम लोग? अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई या सिस्टम? अनएम्प्लॉयमेंट इज द की प्रॉब्लम। ओके, इन्फ्लेशन ठीक है, अपनी जगह पर है, इन्फ्लेशन तो बट बहुत था। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, और शायद हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। आप विचार कीजिए कि इस पे चर्चा तक नहीं है कि कौन से क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। मेरे विचार से ये समस्या का समाधान संभव है, पूरी तरह संभव नहीं है, काफी हद तक है। मेरा ये मानना है कि मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लेकिन उससे आपको अखबारों की सुर्खियां नहीं मिलेंगी, क्यों? छोटा है। आप कहेंगे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है हमारा मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर, और कई कारणों से उनकी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी सरकार ने पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उसने बड़ी बढ़िया रिपोर्ट दी है मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर की, और कई वर्ष हो गए उसको, उस पर चर्चा तक नहीं है। हमारे पास है, संभव समाधान है, लेकिन हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि हम अगर इस बात के लिए ज्यादा चिंतित हैं कि कल अखबार की सुर्खियां क्या होंगी, तो शायद जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे हम चर्चा भी नहीं करेंगे। अगर आप मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर के साथ बैठकर, जो कि उस समिति ने किया है, क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ, मैं चर्चाओं में रहा था, और मेरा स्पष्ट मानना है कि जो उसकी जो संस्तुतियां हैं, अगर उस पर विचार हो
उनका क्रियान्वयन हो तो काफी हद तक मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर की समस्याओं का समाधान हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। ये एक सेक्टर है। उसके अलावा और सेक्टर्स भी हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है। आप नोएडा में चले जाइए, इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कुछ आधे बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, कुछ लिटिगेशन में है, कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मेरे विचार से इस पे भी बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट फिर से चल सकते हैं। जहां मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट चेंज करने का प्रयास कीजिए। मैनेजमेंट की गलती नहीं तो और कोई समाधान निकालिए, लेकिन इस पे हमें गंभीरता से विचार तो करना चाहिए, चर्चा तो करनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं उनको हम चलाएं कैसे। जी। तो इसी प्रकार एग्रो प्रोसेसिंग, हमारे जो कृषि आधारित जो हमारा इंडस्ट्री है, उस पे भी गंभीरता से विशेष चर्चा होनी चाहिए और उसकी एक्शन प्लान बनना चाहिए क्लियरली, क्या करें। कभी कभी हो जाती है चर्चा एक आध सेमिनार में यहाँ वहाँ, जिस गंभीरता से वो चर्चा होनी चाहिए, जिस गंभीरता से हम और चीजों की चर्चा करते हैं, हम स्टैच्यू बनाने की गंभीरता से चर्चा करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी लोगों को फ्रीबीज देने की गंभीरता से चर्चा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये एक्सपेंडिचर को प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। बिल्कुल। जो आप पैसा कहां खर्च कर रहे हैं इस पे निर्भर कर रहा है। उस पैसे के खर्च करके क्या वैल्यू जनरेशन हो रहा है। आप अगर 80 करोड़ को फ्री अनाज दे रहे हैं तो उससे कोई वैल्यू क्रिएशन हो रहा है देश में। उतने लोगों को ना देकर उतने पैसे का अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगाते, मीडियम स्मॉल स्केल सेक्टर को सपोर्ट करते, तो लोग एम्प्लॉयड होते, तो वो वैल्यू एडिशन होता है इकोनॉमी में। वो ना करके हम फ्रीबीज बांट दे रहे हैं। हम मूर्तियों पे खूब अनाउंस करते 3000 करोड़ की अब एक नई मूर्ति बनने जा रही है। अरे भाई, ये पैसा हम एजुकेशन में खर्च करें, एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्च करें, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा। वो ना करके हम फ्रीबीज बांट रहे हैं। तो कुछ हो सकता है राजनीतिक मजबूरियां हों जिसमें आप करें, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन जिस बिंदुओं पर विचार होना चाहिए वो मेरे विचार से वो उतना विचार नहीं हो रहा है और उतना क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा जी। क्योंकि मैंने भी देखा है चर्चा सिर्फ चर्चाओं में ही रह जाती है, उसके बाद कोई वर्किंग नहीं होती है। और आप तो सिस्टम को अंदर से जानते हैं, तो आप बेहतर बताएं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा है कि हो सकता है। कोयला हुआ इसी सरकार में हुआ, है ना, सड़कें बनी इसी सरकार जी। डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस स्तर का इस देश में हुआ है दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सी सारी चीजें हुई हैं, क्या हमसे सीख नहीं सकते कि वो कैसे हो गई। क्योंकि मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि समस्या को हम मानते ही नहीं। सब बढ़िया चल रहा है, अगर किसी ने समस्या उजागर कर दी तो पहले तो उस पर चढ़ बैठेंगे सब लोग, बिल्कुल तुम गलत बता रहे हो, तुम देशद्रोही हो, तुम विपक्ष के हो, तुम विपक्ष। अरे भाई, ये तथ्यों के आधार पर है। देखिए, मैंने एक एनालिसिस की थी वर्ष 2015 से 2019 तक जो जीडीपी ग्रोथ थी इस देश की, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम होता जा रहा था। ये कोविड से पहले की बात है। जी। ये साइंस उसी समय इमर्ज होने लगे थे कि ये समस्या आ रही है। कोविड के बाद तो आई समस्या, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, उससे पहले आ रही थी और वो फैक्ट्स गवर्नमेंट के हैं। तो इंस्टेड कि उसको हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, हम उसको डंप करते हैं कि ये गलत है। या आप कहां से ले आए डेटा, सरकार का डेटा है जी। तो मेरा कहना यह है कि पहली चीज, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि हम समस्या के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज जरूर करें जी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने अब किया है रिकॉग्नाइज, और अब निश्चित रूप से सुधार आएगा उसके बाद। जी, उम्मीद करते हैं हम भी। तो जैसे अभी आपने बोला 2015, तो मुझे याद आया 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था जी। तो आपको लगता है कि उससे कोई बेनिफिट हुआ है हमारी इकोनॉमी को, या किसी भी तरीके से? देखिए, जिस समय हुआ था 2016 में, नवंबर की रात थी, 8 नवंबर था शायद। जी। मैं बड़ा खुश हुआ। ओके। मैं खुश इसलिए हुआ, मैं उस समय कोयला सचिव था। मैं खुश इसलिए हुआ कि मुझे पता था, क्योंकि मैं कई नेताओं के साथ रहा हूं, मायावती जी का भी मैं विशेष सचिव था। मुझे लगा जितना इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया वो अब जीरो हो जाएगा। इकट्ठे मतलब खूब खबर रहती थी इकट्ठा हो रहा है पैसा, बड़ा खुश था मैं। लेकिन जिस हिसाब से उसका क्रियान्वयन हुआ वो बड़ा दुखद था, बहुत ही दुखद था। क्योंकि एक अच्छा विजन था, एक अच्छा आइडिया था, लेकिन उसकी प्लानिंग ना की गई ना हुई, और उसमें पब्लिक को बड़ा नुकसान हुआ और सबका सब पैसा वापस आ गया आरबीआई में। सो फायदा क्या हुआ? लोग कहते हैं उससे टेररिज्म को जो फंडिंग हो रही, तो वो आज फिर हो रही है फंडिंग। तो आई डोंट थिंक एनी बेनिफिट अक्रूड, एवरीवन वाज पुट टू सच इनकन्वीनियंस। अब देखिए, ऐसे निर्णय लिया गया, मैं तो एक दिन बात को कहा भी था, ये 500 नोट का साइज क्यों छोटा किया गया? कितने लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ, उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा था एटीएम को जी। और मैं जो उस समय अधिकारी थे, मैंने उनसे कहा भाई ये निर्णय तो प्रधानमंत्री ने नहीं लिया होगा, ये तो आधिकारिक निर्णय होगा, भी प्रधानमंत्री थोड़ी ना डिसाइड करते हैं नोट का साइज क्या होगा। आपने बताया क्यों नहीं प्रधानमंत्री को? आपने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? कई ऐसे निर्णय थे जो मेरे ख्याल राजनीतिक नहीं थे। अच्छा। राजनीतिक निर्णय तो ये रहा होगा कि आप डिमोनेटाइज कर दीजिए, अल्टीमेट डिसीजन, बट उसका क्रियान्वयन तो अधिकारियों को करना था ना।
तो जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसी से इनकन्वीनियंस हुआ। तो मेरे विचार से इस पे भी गंभीरता से विचार होना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जा रहा है। So true. क्योंकि इस देश में, और मैं समझता हूं अदर देश में भी, व्यक्तियों पर बहुत निर्भर करता है। आप देखिए जहां सही व्यक्ति रहा, अब नितिन गडकरी जी हैं, इतना बढ़िया काम हो रहा है, क्यों बन रहा है इतना, उनकी वजह से। पहले अरुण जेटली जी थे, मैंने उनके अंडर में तो काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनसे उनकी गाइडेंस में काम किया। लोग मुझे क्रेडिट करते हैं, कोल में आपने बढ़िया बढ़िया काम किया, मेरा ख्याल क्रेडिट गोज टू हिम, जो हमारी सब समस्याओं का समाधान वो करते थे। ऐसे लोग थे जो करते थे, ऐसे अधिकारी भी ऐसे बहुत लोग थे जो करते थे। अब मालूम नहीं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्या चयन की प्रक्रिया है, क्या है, क्योंकि मैं जो देखता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ उसके बारे में, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी अधिकारी आईएएस का कैसे बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा बोलना चाहिए क्या किसी अधिकारी को? मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, सेंसिटिव पोजीशंस पे की है, लेकिन ऐसा नहीं कि नाराज हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तो मैं देखता हूँ अधिकारी नाराज हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, नाराज होने की क्या आवश्यकता है? कोई दूसरा नाराज होना है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आप उसको ठीक कर सकें बिना अपना पारा ऊपर किए हुए। मैं देखता हूँ अब एकदम चढ़ बैठता है अधिकारी जी, पावर नहीं। देखिए, पावर उस समय भी थी, ऐसा थोड़ी ना मैं कोल सेक्रेटरी था बड़ा पावरफुल था, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी था बड़ा पावरफुल था, लेकिन मैंने भी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब सीबीएसई पेपर लीक हुआ था जी। बड़े लोग एजिटेटेड थे, मैं भी हो सकता था एजिटेट हो जाता, नहीं हुआ मैं एजिटेट। मुझे समझ में नहीं आता कि आज का अधिकारी इतना एजिटेटेड क्यों हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे एजिटेट, फिर अभी एक फॉरेन विभाग के एक अधिकारी एजिटेट हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, क्या जरूरत है? आप शांति से जवाब दो ना। वो अगर बदतमीजी कर रहा है तो आपके पास ऐसी भाषा होनी चाहिए कि उसको जता दे कि बदतमीजी ठीक नहीं है। आप थोड़ी ना, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा बदतमीजी, बिल्कुल। तो आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? ये थोड़ा सा डेवलपमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। I can understand a politician becoming aggressive, that's his problem. He knows how to do. For a civil servant to become aggressive in public is something unthinkable. मतलब it can never be done. But आज के तारीख में मैं देखता हूँ और लोग उसको शाबाशी करते हैं, लोग उसको कहते हैं अरे भाई किसने क्या बढ़िया जवाब दिया। No, I don't think that is for a civil servant to do. जी जी, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें ही आ जाती है एजुकेशन, क्योंकि अगर एजुकेशन बेस अच्छा नहीं होगा तो आगे जैसे आपने कहा कि कुछ भी हम नहीं चला सकते या कुछ भी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है जो हमारा देश का एजुकेशन सेक्टर जहाँ जा रहा है, क्या वो ठीक है? देखिए, जब मैं कोयला सचिव बना था तो उस समय कोयले की स्थिति बड़ी गंभीर थी। तो मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, उससे पूछा यार कोयल सेक्टर कैसा है, तो उसने कहा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या। तो मुझे समझ में आ गया। 2 साल में हमने प्रयास किया, कुछ ठीक किया उस सेक्टर को, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया एजुकेशन। तो मैंने सोचा आई एम कमिंग आउट ऑफ द डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, and to my utmost horror I found that the mafias of school education were much worse than mafias of coal. देखिए, कोल में तो माइनिंग अंडरग्राउंड है, माफिया ऊपर है, एजुकेशन में सब माफिया अंडरग्राउंड है, जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है। और मैंने अपनी किताबों में चैप्टर्स लिखे हैं कि कितना गंभीर है माफिया, इतनी गंभीर है कि आपको समझ भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। और मुझे स्मरण है जो नकल की स्थिति थी इस देश में, आज का तो मुझे पता नहीं। वो जब मैं एसडीएम था तो मैंने देखा, मुझे एक दिन ड्राइवर बोला कि सर आज बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, आपको सुबह एक नज़ारा दिखाने ले चलेंगे। हम गए स्कूल में, जैसी हमारी जीप पहुंची, ये मैं आपको 1985 की बता रहा हूँ। अच्छा, 1985। ओके। जैसी जीप पहुंची, लोग कमरे से कूद कूद के भाग रहे थे। मैंने कहा ये क्या है, ये तो एग्जाम हो रहा। बोले सर ये सब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखिए भाग रहे हैं। अच्छा। अगले दिन कहता है सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे, आज आपको एक नया नज़ारा। ठीक, चलो। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी पहुंच गए, वहाँ पहुंचे तो देखा सब शांति से एग्जाम चल रहा था। मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा बढ़िया चल। तो कहता नहीं सर अभी अभी पर्चा खोला है सर, वो आम का भाग देखना ना, वो लोग बैठे हुए हैं ना सर, वो उसे सॉल्व कर रहे हैं और जब कर लेंगे तो आगे नकल कराएंगे। देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने जानकारी की तो पता लगा कि एग्जामिनेशन सेंटर्स ठेके पे उठते थे नकल कराने के लिए, पास कराने के लिए। इस लेवल का माफिया था। मुझे प्रसन्नता है कि यूपी में कम से कम अब योगी आदित्यनाथ जी ने इसको चेंज किया है। नकल कम से कम मुझे मेरी जानकारी है कि खत्म कर दी। इसी तरह बीएड और डीएलएड माफिया, इतना बड़ा माफिया बीएड कॉलेजेस का कि एक सीनियर आईएएस अफसर को मेरे टाइम पे रिजाइन करना पड़ा। अब बहुत विस्तार से तो मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह पब्लिशिंग माफिया है, इसलिए स्कूल के जो फी है कैसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं कुछ जगह जी। कुछ नहीं, कुछ ही है, ज्यादातर ठीक है। तो इस तरीके कई माफिया हैं जो स्कूल एजुकेशन को बहुत ही एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं स्कूल एजुकेशन की। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमें एम्फोसिस देनी चाहिए स्कूल एजुकेशन को, वो हम किन्हीं कारणों से नहीं देते। मैंने सोचा इस बात को कि ऐसा क्यों है, जबकि इतना महत्वपूर्ण हर जना बात करता है। तो मेरी ये समझ में आया कि नेता के लिए
आज और कल ज्यादा महत्वपूर्ण है, 5 साल बाद क्या होगा उसे क्या मतलब। बिल्कुल। और एजुकेशन का इम्पैक्ट तब पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए कि मैं जब कोल सेक्रेटरी था तो लगभग हर महीने प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट होती थी ऑन एन एवरेज। एजुकेशन सेक्रेटरी में केवल एक बार मिला प्रधानमंत्री जी से 2 साल में। अच्छा। और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस समझाने के लिए एजुकेशन के बारे में चर्चा की गई। ओके। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की। जब कोई क्राइसिस आती है, जैसे अभी एनटीए वाला पेपर लीक हुआ तो हर जना उसकी चर्चा कर रहा है, फिर भूल जाएगा, फिर कोई एजुकेशन की बात नहीं करेगा। क्योंकि एजुकेशन में आप एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए, बड़ी बढ़िया पॉलिसी है, लेकिन उसमें उन्होंने कस्तूरी रंगन साहब ने कहा कि हमें जीडीपी का 6% चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम अभी तक, अभी जब तो से स्वतंत्रता से 3.1% रहा। हाँ। तो वो कभी होगा ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा था डॉक्टर कस्तूरी रंगन से कि आप रिपोर्ट तो बड़ी बढ़िया बना दीजिएगा, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन प्लान कौन बनाएगा, आप बनाइए इसको। बिना इंप्लीमेंटेशन प्लान के पॉलिसी से क्या मतलब है। आपको पॉलिसी छोटी बनानी चाहिए, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, हाउ टू डू इट, हु वुड डू इट, बाय व्हेन इट विल बी डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू डू। व्हाट टू डू तो होना ही चाहिए, बाद में बढ़िया सी बना दी एक पुस्तिका, उसके बाद उसको क्रियान्वयन कैसे होगा। जब आप क्रियान्वयन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आइडियाज बहुत बढ़िया हैं, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। हाँ, इस देश में किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए ये आवश्यक है कि इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल वायबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव डूएबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैसा है नहीं तो एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगी। दूसरा, अगर जिस व्यक्ति को वहां कार्य करने, यानी कि टीचर्स है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा आइडिया है प्री स्कूल एजुकेशन का, ब्रिलियंट आइडिया, लेकिन उसको एजुकेट करने के लिए जिस प्रकार के टीचर चाहिए वो बड़े विशिष्ट प्रकार के होते हैं। अच्छा। वो सामान्य टीचर से भिन्न होंगे, क्योंकि वो बच्चा अभी 6 साल से कम उम्र का है, उसको क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है उसकी। और ये साइंटिफिक रिसर्च क्लियरली बताती है कि हर बच्चे का मस्तिष्क 70 से 80% पहले 6-7 साल में डेवलप हो जाता है। वहां में इंटरवेंशन ही नहीं है उसका। उसके लिए है पॉलिसी में बड़ा अच्छा व्यवस्था, लेकिन उसके लिए जो टीचर आएगा जो पढ़ाने, वो कहां से आएगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी चर्चा पॉलिसी में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश में पॉलिसीज तो बड़ी अच्छी होती हैं, जब तक हम उसके क्रियान्वयन की नहीं सोचेंगे तब तक जो उसका पर्पस है वो सर्व नहीं होगा। सर, आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी मार्क्स बेस्ड होता जा रहा है। लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इसके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है? देखिए, यही चीज़ एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हमें लाइफ स्किल्स पर, अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मामले में पॉलिसी बिल्कुल सही करी है और वो हो सकता है। वो एक ऐसा एरिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी। अब प्रश्न ये है कि हम उस पर काम कर रहे हैं या हम हिस्ट्री परिवर्तित करने में लग गए हैं। देखिए, हमारा समय कहाँ, हमारा समय सीमित है, हमारे पास धनराशि सीमित है, हम उसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो पूर्व का बीत गया पल है उसका सिर्फ एक महत्व है कि आप उसमें अगर कोई गलतियां हुई हैं उससे सीखें। जी। मेरा ये भी मानना है कि आप पास्ट को परिवर्तित नहीं कर सकते, पास्ट बीत गया, उसमें कुछ त्रुटियां हैं आपकी हिस्ट्री में, ठीक कर लीजिए। लेकिन आपका पूरा एम्फोसिस पास्ट में घुस गया तो प्रेजेंट कहां से बनाएंगे आप? प्रेजेंट में लीक होते रहेंगे पेपर, क्योंकि आप तो पास्ट में लगे हुए हैं। आप प्रेजेंट को अगर ठीक से बनाएंगे तो फ्यूचर बनेगा। तो हमारा टाइम किस में लग रहा है? चर्चाएं सबसे ज्यादा किस बात में हो रही है कि हिस्ट्री को कैसे परिवर्तित करें। अरे कीजिए आप हिस्ट्री को परिवर्तित, लेकिन आज के बारे में तो फिर आपके बाद एक पेपर लेके रहेंगे। क्योंकि देखिए, चाइना से हम अक्सर कंपेयर करते हैं, चाइना कहाँ की सोच रहा है, वहां कोई नहीं बात कर रहा कि उनको हिस्ट्री कैसे चेंज करनी है। चाइना में कोई नहीं बात कर रहा हिस्ट्री, वो फ्यूचर देख रहे हैं, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की देख रहे हैं। हम वो ना करके पूरा हिस्ट्री में लग गए हैं। नाम परिवर्तित करो, हिस्ट्री परिवर्तित करो। मैं कह रहा हूं करना करिए, मुझे आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट द पॉइंट इज वेयर इज योर फोकस? योर फोकस हैज टू बी ऑन द प्रेजेंट। Your vision has to be for the future. You can't be obsessed with the past. Yes, if there are certain wrongs there, they need to be corrected. I am not against that. What I am saying is, we have become obsessed with the past. हमारा जितना आप ज्ञान बट रहा है आजकल, वो सब पास्ट में बट रहा है। अरे भाई, वो निबट गया जो कुछ होना था, आप सीख लीजिए। अगर गलतियां हैं, वो गलतियां दोबारा ना कीजिए। लेकिन आज तो आप बनाइए, आज पे आप लगेंगे नहीं तो एक के बाद एक पेपर। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, मैंने कहा था फिर लीक होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं, हम उसको तो, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना उसके लिए, हम किसी और चीज में टाइम लगा रहे हैं।
अभी जैसे आपने कहा नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ था और रिसेंट भी हमने देखा कि नीट का पेपर दोबारा लीक हो गया है, तो आपको क्या लगता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर जब लीक होते हैं ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर बन के रह जाता है या इसके पीछे भी पूरा माफिया होता नहीं, है? देखिए, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए, यूपीएससी का पेपर अभी तक क्यों नहीं कभी लीक हुआ? हम क्यों नहीं सीखते यूपीएससी? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो बाहर ना आया हो या वो हुआ ही नहीं? कभी नहीं हुआ। अच्छा, आज तक उनकी जो व्यवस्था ऐसी है, देखिए, जी जब मैं था सचिन तो सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, जी ठीक है ना। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की पेपर लीक क्यों होता है, ओके पूरी प्रोसेस, और फुल प्रूफ बनाया यूपीएससी सीबीएसई का नहीं लीक हो सकता, सीबीएसई का पेपर लीक अब नहीं हो सकता। ओके, इसलिए नहीं होगा। देखिए, आप इसको यूं समझिए, उन्होंने चेंज किया होगा, लेकिन उस समय जो चर्चा चल रही थी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए, मैं थ्योरेटिकल थोड़ा बता रहा हूं और इससे पेपर लीक रुक सकता है। मान लीजिए मैं 7 या 8 सैंपल पेपर्स बना देता हूं जी और वो डिजिटल करके मैं सेंटर्स को भेज देता हूं। उनको नहीं पता कौन सा पेपर आएगा। जिस दिन पेपर होना है उस दिन सुबह 6 बजे 5 बजे हम सिग्नल देते हैं कि इस की से पेपर नंबर 7 आप खोल दीजिए और प्रिंट कर लीजिए। जी कैसे लीक हो जाएगा पेपर? और मान लीजिए वो 7 के 7 लीक हो गए, मान लीजिए, तो पूरा कोर्स अपने आप पढ़ के आएगा भाई, सही तो बात पूरा कोर्स कवर हो गया। है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आज की तारीख में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम पूरी प्रोसेस नहीं देखते। जैसे यूपीएससी में जो सेंटर्स हैं या सीबीएसई में अब जो सेंटर्स हैं, बड़ा ठोक बजा के दिया। एनटीए ने क्या किया, बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करती है। एग्जामिनेशन में आउटसोर्स नहीं हो सकती। ये आउटसोर्स बिजनेस जो है, हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम आउटसोर्स कर सकते हैं। जब स्टेक्स इतने हाई हैं तो आउटसोर्स करके प्रॉब्लम फंसेगी। जी इसको आप कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यूपीएससी कोई चीज आउटसोर्स नहीं करती। अच्छा वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आउटसोर्स कर देते हैं, लोगों से करते हैं। किसी को नहीं पता इतने सारे हैं क्वेश्चंस। जब मैंने कहा आपको 707 सेट ऑफ पेपर्स या 10 सेट ऑफ पेपर्स बना दीजिए, तो हमें पता ही नहीं होगा। यूपीएससी वाले को नहीं पता होगा, सीबीएसई वाले को नहीं पता होगा, एनटीए वाले को भी नहीं पता होगा कि उस दिन कौन सा आना है। तो बताएगा कैसे किसी? बिल्कुल ठीक बात है। तो आई थिंक देयर इज अ मेथड अवेलेबल। अब क्वेश्चन ये है कि हम हिस्ट्री करेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या वर्तमान को। ये मेरे विचार से समस्या यही है कि हमारा केंद्र बिंदु कहां पर है। हम मूर्तियों बनाने में केंद्र बिंदु है हमारा, फ्रीबीज बांटने में केंद्र बिंदु है, हिस्ट्री परिवर्तित करने में केंद्र बिंदु है, यहां जहां अच्छा कार्य हो रहा है उसका। दूसरा, मेरे विचार से जो वर्तमान एनटीए के डीजी हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स। ओके, अभिषेक इज वन ऑफ, जो उससे पहले थे जिनको हटाएगा वो भी बड़े बढ़िया अफसर थे। लेकिन किसी ने सोचा कि ये चेयरमैन कहां से आया था, ये किसी ने चर्चा नहीं की। जी ये यूपीएससी के चेयरमैन क्यों हटे थे ओके और फिर यहां क्यों ले आए गए, उनमें कोई चर्चा ही नहीं करता। चेयरमैन की कोई चर्चा नहीं, कहां से आए वो। क्योंकि हम जब तक, देखिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि प्रशासन जो है वो इकबाल से चलता है, और जिन व्यक्तियों को आप रखते हैं कहां पर, क्योंकि पहली बार अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क हुआ था यूपीएससी के बारे में तो उन्हीं चेयरमैन के सामने हुआ था जो इस समय वर्तमान में एनटीए के चेयरमैन हैं। अच्छा, तो क्यों है वो चेयरमैन, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करता उनको? देखिए, मुझे तो नाम तक ध्यान नहीं है, बस इतना जरूर पता है कि वो वही चेयरमैन थे यूपीएससी के, आज वो एनटीए के चेयरमैन। नो वन क्वेश्चंस हिम, सब डीजी को पूछ रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं, आई नो दीज ऑफिसर्स, बोथ दीज ऑफिसर्स, पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग देम, बट दे मे हैव बीन सम एरर समवेयर, बट उनकी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस के बारे में आई कैन वाउच फॉर बोथ दीज ऑफिसर्स, द प्रीवियस वन एंड दिस वन, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स, बट स्टिल इज लीकिंग। आई हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई इट लीक्ड। मुझे आज बताया गया कि वो लीक नहीं था, कुछ रिलीज हो गए, आई डोंट नो व्हाट इट इज गोइंग ऑन, बट माय कंटेंशन इज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडेंशियल्स इस बार पे निर्भर करते हैं कि वहां कौन कौन लोग विद्यमान है। जी बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या सिग्नल दे रहे हैं। आज की तारीख में कोई क्वेश्चन ही नहीं करना कि कौन है भाई चेयरमैन एनटीए, कौन है। हमें भी नहीं पता। इनफैक्ट मेरी डॉटर ने दिया नीट का एग्जाम, इनफैक्ट आप देखिए इस बात को, देखिए इस बात को, कहां थे उनके एंटीसीडेंट्स क्या है, और जब वो यूपीएससी के चेयरमैन थे तो उस समय क्या हुआ था। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर किसी की क्रेडेंशियल्स में थोड़े डाउटफुल हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं सही है गलत है, लेकिन एजेंसीज लाइक यूपीएस एंड एनटीए शुड हैव पीपल एब्सोल्युटली अबव बोर्ड, राइट, एब्सोल्युटली अबव बोर्ड, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज करेक्ट ऑफ द करंट चेयरमैन ऑफ एनटीए। एंड काफ़ी लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, 15 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ना एनटीए के चेयरमैन ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी सामने नहीं आया और किसी भी तरीके की कोई बात नहीं बताई। देखिए, मैं इन चीजों पे तो नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना ये है कि जब 2024 में लीक हुआ था तो हमने उससे क्या सीखा।
मैंने पहले भी आपसे कहा था कि गलतियां होना, फेलियर होना स्वाभाविक है, बिल्कुल। लेकिन वही गलती दोबारा होना इज क्रिमिनल। हाँ, रिपीटेडली यू कैनॉट बाद। हैव दैट। जो सीबीएसई का मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि जब 2018 में लीक हुआ था तो हम लोग उसकी तह तक गए थे कि क्यों हो रहा है, और फिर जो व्यवस्था बनाई, देखिए एनटीए सीबीएसई से हट के बना है। पहले ये सब नीट का एग्जाम सीबीएसई करता था, जी जी, उसमें कभी पहले नहीं हुआ। सिंगल एग्जाम। अब ये एनटीए वहीं से आया, तो सीबीएसई से क्यों नहीं सीखा है इन्होंने कि सीबीएसई ने इसे फुल प्रूफ कैसे बना दिया, और सीबीएसई के एग्जाम तो ज्यादा व्यापक होते हैं, ज्यादा कॉलेजेस में होते हैं, वो कैसे ठीक हो गए। और जब 2024 में लीक हुआ था तब भी मैंने इस बात को कहा था कि आप सीबीएसई से सीखिए कि उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है। जी, देखिए तो ये सीबीएसई की जो आपने ये व्यवस्था बनाई थी, कौन से ईयर में हुआ था? 2018 में। 2018, तो ये तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है? अब देखिए उसके बाद- 2018 और 2026 आ गया, 8 साल तो बिल्कुल फुल प्रूफ चला है वो। जी, देयर इज नो लीक, नथिंग, सो लेट्स लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल। डिड एनटीए लर्न फ्रॉम इट? डिड एनटीए लुक इनटू दीस क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। हाँ, डिड एनटीए आफ्टर 2024? आई कैन अंडरस्टैंड कि 2024 से पहले वो सोच रहे होंगे हमारी ठीक चल रही है, चलिए एक बार गलती हो गई। 2024 में क्या विस्तार से परीक्षण किया गया कि सीबीएसई की क्या व्यवस्था है, यूपीएससी की क्या व्यवस्था है? ये तो चेयरमैन वहीं से आए थे ना, समझ लेते वहां कैसे लीक नहीं होता। मार्किंग सिस्टम कितना खराब हुआ था? देखिए मार्किंग सिस्टम हम अलग आते हैं, पहले तो लीक की बात कर लें। जब पेपर ही नहीं होगा तो मार्क क्या होगा? पेपर ही नहीं हुआ तो मार्किंग क्या होगी? देयर मेनी एस्पेक्ट्स टू एन एग्जाम एंड दे कैन बी लुक्ड इनटू, बट द क्वेश्चन इज वेदर, मैंने जो शुरू में आपसे कहा था ना, आज की तारीख में भी कई सक्सेसफुल योजनाएं हैं, ठीक है ना, आज की तारीख में कई सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम क्या उनसे सीख रहे हैं, ये है इशू। जी, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज राइट और एवरीथिंग इज रॉन्ग, द क्वेश्चन इज वेदर वी आर लर्निंग फ्रॉम व्हाट इज राइट। जो मैं बार बार कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड डेवलपमेंट में अच्छा हुआ है, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कैसे अच्छा हुआ, क्या किया भाई नितिन गडकरी जी ने, क्या किया उनकी टीम ने, उससे सीख के हम कोई प्रोटोटाइप बने कि ये स्टेप्स लिए गए थे इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, क्या किया उन्होंने, बाकी विभागों में क्यों नहीं हो सकता। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, कोल ऑक्शन की प्रक्रिया में जो कोल क्राइसिस हुई थी उसको एग्जामिन करें कि क्या किया गया था, हाउ वाज कोल क्राइसिस मैनेज्ड। हम ये परीक्षण नहीं करते, हम कहते हैं सब बढ़िया चल रहा है। अब उसमें तो मुश्किल हो जाता है ना, आपको समझना पड़ेगा कि मेक इन इंडिया अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ, लेट अस एग्जामिन दैट। जी, Until we examine the failures and successes, we'll not learn from successes or from the failures and we'll not improve. अभी हमने बात की कोल माफिया की, तो जैसे आप भी कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपने बहुत क्लोजली देखा है, वहाँ करप्शन था, कोल माफिया थे, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी झेला होगा कोई आपने। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था? नहीं था। देखिए Okay. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, लोग Okay. अक्सर मुझसे कहते हैं इस चीज को, मैंने बड़े सेंसिटिव असाइनमेंट होल्ड किए हैं। पहले 10-11 साल तो सर्विस में मेरे ऊपर प्रेशर आते थे, अच्छा, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि लोगों को पता था मैं गलत काम करूंगा नहीं, उनको ये भी पता था सही काम होगा तुरंत कर दूंगा, और जिस काम में नियम क्लियर नहीं है उसमें कोशिश करूंगा काम करने की, अगर संभव होगा तो कर दूंगा। तो लोगों को पता था काम कर देगा ये, लेकिन गलत काम बिल्कुल ना सुनेगा ना करेगा, तो मेरे ऊपर से कोई कुछ कहता ही नहीं था। तो ये कोल माफिया के साथ आपने कैसे मैंने deal माफिया किया? के साथ कुछ नहीं किया। देखिए क्योंकि बहुत कुछ हमने सुना है उस देखिए मैं टाइम के आपको बारे बता रहा में। हूँ क्या हो, माफिया का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें। माफिया कहाँ होता है? माफिया वहां होता है जहां मैन मेड या अदरवाइज शॉर्टेज हो किसी चीज और डिमांड ज्यादा, तो माफिया पनपता है। तो मैंने विचार किया कि कोल के माफिया को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो अपने आप माफिया कम हो जाएगा। जी, तो जब हमने ज्वाइन किया था फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, क्राइसिस थी कोल सप्लाई में, डिमांड बहुत ज्यादा थी, ओके, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो माफिया अपने आप। तो हमने कोल सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश की। जो रियल कोल स्टोरी है वो कोल ब्लॉक ऑक्शन नहीं है, रियल कोल स्टोरी है हाउ वाज दिस सप्लाई इंक्रीज्ड फ्रॉम acute shortage in 2014 to a time in 2016 when we were toying with the idea of exporting coal to Bangladesh. ओके, तो ये जो 2 साल थे उसमें हमने समझने की कोशिश की कि इस देश में कोयले की कमी क्यों है, क्योंकि भंडार तो बहुत ज्यादा है, 300 बिलियन टन के भंडार हैं, हमारा रिक्वायरमेंट 1 बिलियन टन भी नहीं था उस समय, तो कम क्यों है? तो फिर हमें समझ में आया कोयले के खनन के लिए लैंड की जरूरत है, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है और इवैक्यूएशन है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। ओके, इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया। तो लोग मुझसे पूछते हैं एक कारण बताइए जिसकी वजह से आपने सॉल्व किया। हमने कहा एक कारण तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि एज कोल सेक्रेटरी आई डिड नॉट कन्वीन अ सिंगल मीटिंग इन दिल्ली, आई वेंट टू द स्टेट्स, ओके, sat with the officers of the state government, conveyed a value proposition। मैंने उनको बताया कि कोयले के उत्पादन से उनके प्रदेश को क्या लाभ होगा। जब उनको बात समझ में आ गई तो मेरे साथ जुड़ गए, तो लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने 3000 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड एक्वायर किया, अच्छा, और इसके फलस्वरूप हमें खनन में आसानी हुई।
इसी तरह हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस की, ओके, रिकॉर्ड एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि कोल प्रोडक्शन 2014-15 में 34 मिलियन टन बढ़ा, जो कि पिछले 4 वर्ष के क्यूमुलेटिव इंक्रीज से ज्यादा था। क्या बात। और उससे अगले वर्ष 44 मिलियन टन और बढ़ा। तब ये स्थिति आई कि हम पोजीशन में आए एक्सपोर्ट करने की। सो मैं ये कह रहा हूं कि माफिया को हैंडल करने के लिए आपको माफिया के एग्जिस्टेंस के कारण को ढूंढना पड़ेगा जी। खाली गोली चला के काम नहीं चलता कि आपने गोली मार दी एक माफिया को तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि कारण बना हुआ है। आप कारण दूर, मेरा ये कहना नहीं है कि सब माफिया खत्म हो गए, जो लोकल माफियाज हैं, ट्रांसपोर्ट माफियाज हैं, मुझे बताया गया वो अब भी हैं, लेकिन जो मेजर ट्रांजैक्शन होते थे, जो करप्शन था कोयले का, वो हैंडल हुआ बाय इंक्रीज इन कोल प्रोडक्शन। स्थिति आ गई, कोल इंडिया लोगों के पास जाके कहने लगे हमारे पास कोयला आप ले लीजिए। मतलब फ्रॉम टोटल क्राइसिस टू वर्चुअली सरप्लस सेट ऑफ कोल सिटिंग इन कोल इंडिया। अब आप ही का एक और मैं केस लेना चाहूंगी। 1992 में बाबरी मस्जिद केस हुआ था, तो उस टाइम वो एक लॉ या ऑर्डर इशू नहीं था, बल्कि उसमें पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी उसमें, और पॉलिटिकल इश्यूज भी थे। तो आपने उसको बहुत करीब से देखा था, आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो उस टाइम आपको मतलब उस पूरे इंसिडेंट ने आपको क्या सिखाया? देखिए, पहली चीज तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। बट अब ड्यूरिंग दैट टाइम मैं जब राम जन्मभूमि एजिटेशन चल रहा था, उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था जी, और उसके बाद मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था कल्याण सिंह जी का, जिस दिन बाबरी मस्जिद ढही। हाँ। जो मैंने समझा उस समय, जो कुछ मेरी समझ थी, मेरा ये मानना था कि जो रास्ता कल्याण सिंह जी दिखा रहे थे उस समय, जिसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी वही ऑर्डर दिया, वही उसका आगे रास्ता था। ओके। कल्याण सिंह जी ये कहते थे कि, और मैंने उनको एक आध नेगोशिएशन में देखा, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी लोगों से डिस्कशन में कहते थे कि भाई देखिए, आपके लिए मस्जिद तो है नहीं, आपने जहां 12 साल से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद नहीं रहती है, तो आपके लिए तो ढांचा है, आपका मस्जिद है नहीं, मेरे लिए आस्था का प्रश्न है, तो आप ये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए भव्य मस्जिद जहां आप कहेंगे वहां बनवा दूंगा। एंड टू मुझे बड़ा लॉजिकल लगता था वो, कि वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद तो वो थी ही नहीं, मस्जिद तो वहां होती है जहां नमाज पढ़ी जाती है, अगर आप 12 साल नहीं पढ़े नमाज तो इट चीज वो ढांचा रह गया। उन्होंने कहा कि इस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं कि राम जी का जन्म हुआ ही नहीं था, हमारा मानना है कि हुआ था, आप कहते हैं नहीं हुआ था, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस बहस में हम लोग चल सकते हैं, लेकिन मेरी आस्था का प्रश्न है, मेरा विश्वास है, आप मुझे दे दीजिए। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा हो तो बात है, आपको कोई नुकसान ही नहीं, आपका तो उसमें आप नमाज ही नहीं पढ़ते, है ही नहीं मस्जिद, तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये बड़ा लॉजिकल लगता था मुझे। बिल्कुल। और कई लोग मैं देखता था उनसे सहमत भी हो रहे थे, तो वो इस रास्ते पे चल रहे थे। इनफैक्ट जिस दिन बाबरी मस्जिद ढही, उस दिन उन्होंने काफी जोर जोर के, भैरव सिंह शेखावत जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, उन्होंने काफी गुस्सा थे उनसे, और बोले मैं आपसे कह रहा था मैं इसका समाधान निकाल लूंगा, आपने मुझे इस लायक समझाई नहीं, आप इतनी, मैंने मना किया था इतने लोगों को इकट्ठा मत कीजिए आप यहाँ पर। यही चीज उन्होंने अडवाणी जी से कही कि मैं तो समाधान निकाल रहा था, मैं बढ़ रहा था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात नहीं मानी, इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, इतने इकट्ठा लोगों ने तो ये संभावित था, हो गया, आपने क्यों किया? तो ये मैंने ये सीखा कि गंभीर से गंभीर समस्या को अगर आप रैशनली सोचें तो उसका समाधान निकाल। मैंने कल्याण सिंह जी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनका जो कार्य करने की प्रणाली थी, जितना वो सुनते थे लोगों को, बड़ा ध्यान से सुनते थे और बड़ा डिटेल में जाते थे और सोच समझ के निर्णय लेते थे, तो ये सब मैंने उनसे सीखा। ओके। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने मनमोहन सिंह जी को भी देखा, आपने भी कल्याण सिंह जी की भी बात की, और पीएम मोदी, तो अगर आपको इनको रैंक करना हो आपकी फेवरेट लिस्ट में, तो आप 1 2 3 कैसे करेंगे? मैं इसमें विश्वास ही नहीं, मैं कंपैरिजन्स और ओडियस, मैं हर आदमी की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, ये रैंक वाला सिस्टम ये जिन्हें कहां से आ गया है, या हम ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा मजा किसमें आया? मजा तो मुझे कल्याण सिंह जी के साथ काम करके, मतलब बहुत कुछ सीखा। वो रैंक करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि उनके साथ बड़ा अच्छा ये था कि वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते थे, बल्कि वो प्रेरित करते। तुम बताओ, एक दिन मेरी आदत थी, मैं मुंहफट था, बोलता था, जो अपनी बात बोलता था, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं उनका सचिव नहीं रहा, ऐसे मैं मिलने गया, तो उन्होंने पूछा मुझसे, अगर तुम ऐसे बोलते तुम्हें नहीं लगता था मैं तुम्हें हटा दूंगा? जी। मैंने कहा साहब मैं आपसे कह के तो आया नहीं था, आप हटा देते, मैं चला जाता। बोले इसीलिए रखा था मुझे तुम्हें। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा निंदक नहीं रखिए, मतलब निंदक यानी कि क्रिटिक को अपने पास रखिए, जिससे हमें पूरी राय मिलती चले। ओके। तो वो तो डिफरेंट, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑलटुगेदर। ओके। तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब मेरा राइट क्वेश्चन ही होना चाहिए था, किससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। अब मैं आपकी कुछ, जैसे हमें पता है आपने बुक्स भी लिखी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी हैं,
तो उसमें से कुछ जानना चाहूंगी। जैसे हम आपकी एक बुक लेते हैं एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस, जी। तो आपने उसमें बहुत ही ऑनेस्टी और बेबाकी से लिखा है। तो ऐसा कभी हुआ कि आपने वो बुक लिखी और किसी पॉलिटिशियन की तरफ से कोई कॉल आया कि भाई उन्होंने नाराजगी जताई कि आपको इतनी ऑनेस्टी से बातें नहीं लिखनी चाहिए थी? किसी ने नहीं, किसी का नहीं है, मतलब जिसने भी मुझसे कहा सबने कॉम्प्लीमेंट किया। ओके, पॉलिटिशियंस ने भी? पॉलिटिशियंस ने भी कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने, क्योंकि जो भी लिखा मैंने तथ्यात्मक लिखा, मेरा व्यू नहीं है कोई इसमें जी। बिकॉज इसका मैं सामान्य रूप से मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी पुस्तक लिखने का। जब मैंने इससे पहले 3 पुस्तकें लिख ली थी, वो ट्रिलॉजी थी सिविल सर्वेंट से रिलेटेड। उसके बाद मैंने सोचा आप खत्म कर देंगे। फिर एक दिन अपने मैं डायरी लिखता था, हर दिन एक पन्ना लिखता था जब मैं सर्विस में था। ओके। अपने डायरी पलट रहा था तो उसमें एक वाकया आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, और ढूंढे तो उसमें बहुत सारे मिल गए वाकई, तो उस पर फिर किताब लिख दी मैंने। मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, कि उसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ बताना या नहीं चाह रहे आपका कोई एक्सपीरियंस था उसके मेरा पीछे? एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया ना, वो ऐसा था कि जब मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था कल्याण सिंह जी का, तो मेरा काम ये था कि सुबह सुबह जाके न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उनको दिखाऊं और उनका निर्देश लूं कि क्या किया जाए। तो एक पर्टिकुलर दिन जब मैं घर पे पहुंचा उनके, तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां खड़े थे और चीफ मिनिस्टर थोड़े से नाराज थे। हुआ ये था कि इटावा में बाई इलेक्शन था और उनकी 7 बैठकें लगा दी थी, 7 पॉलिटिकल मीटिंग्स। तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, 7 मीटिंग किसने लगा दी, आखिरी 2 मीटिंग कैंसिल करो, मैं नहीं जा सकता। जब उन्होंने कहा तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों उनसे सहमति में सर आने लगे, हाँ सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सब नहीं कर पाएंगे। मैं साथ ही में खड़ा था, तो मैंने मुझसे रहा नहीं किया। मैंने कहा सर वैसे तो आपका ये राजनीतिक प्रकरण है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो सर जब सीएम आते हैं तो बड़ी लोगों में उत्साह होता है, तैयारी होती है, अपेक्षाएं होती हैं, सर आप 2 मिनट के लिए जाए, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल मत करें। तो मेरी तरफ घूर के देखा क्या मैं जा सकता हूँ? जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मुझे खूनी मारने लगे चुप रहने के लिए। मैं चुप नहीं हुआ, मैंने कहा सर मेरी तो राय है, बाकी निर्णय आप लें। चीफ सेक्रेटरी और जोर के मुझे खूनी मारने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कल्याण सिंह मेरी तरफ घूम कहते हैं हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी अपना हाथ नीचे कर बोला हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये मैं तो भूल गया था जी। जब कल्याण सिंह जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने तो मैं मिलने नहीं गया। मैं नॉर्मली मिलने नहीं जाता था किसी, जब तक कोई बुलाए ना लेता। तो उनका फोन आया तो मिलने नहीं आए, थोड़े नाराज थे। मैंने कहा सर आप जब बताएं आ जाए। बोले अभी आ जाओ। मैं चला गया। मैं कमरे में घुसा तो कहते हैं अनिल मैं तुम्हें अपना सचिव बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आप पूछोगे नहीं क्यों बनाना चाहते? मैंने कहा सर आपने सोच समझ के निर्णय लिया। बैठो बताता हूँ। मैं बैठ गया सोफे पे। कहते हैं तुम्हें ये याद है? वो नहीं उठा के बोले ये तुम्हें याद है? उन्हें याद था। मैंने अपनी किताब में उस दिन लिखा है इस वाक्य को। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने और पढ़े तो और बड़े इंटरेस्टिंग मिले वाक्य, तो मैंने फिर किताब लिख दी। ओके। और आपको कितना टाइम लगा ये किताब लिखने में? ये किताब लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो इस साल भर में लिख दी थी। मेरी पहली किताब में मुझे 7 साल लगा। 7 साल? आई वाज इन सर्विस, आई स्टार्टेड राइटिंग, और उसके बाद 7 ईयर्स। ओके। बट उसके बाद तो फिर मजा आने लगा किताब लिखने में, अब आराम से लिखते हैं। जी, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। ऐसे ही आपकी एक बुक है एथिकल डिलेमा ऑफ ए सिविल सर्वेंट, तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि उसमें आपने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से टफ डिसीजंस थे जो आप को इस किताब को लिखने के लिए, जिसने आपको इंस्पायर किया? मुझे एक्चुअली ये किताब मैंने इस कारण लिखी कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कई सिविल सर्वेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, स्टेट्स में जाता था बात करने में। तो मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे आदमी सीनियर होता जाता है वैसे वैसे और सिनिकल होता है, कहता है कुछ नहीं हो सकता, व्यवस्था ऐसी है, क्या करें, बड़ी समस्याएं हैं। तब मैंने सोचा कि क्या डिलेमा से गुजरता है, क्योंकि मैं भी गुजरा था उस डिलेमा से। मैंने इस पर विचार किया कि किस डिलेमा से एक सिविल सर्वेंट गुजरता है। मैंने जैसे इस किताब का आरंभ में लिखा है, मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं परिंदे भी बचाने हैं। ये एक डिलेमा है सिविल सर्वेंट का, वो मैं भी गुजरा था। तो पहले 10-12 साल मैं कंफ्यूज रहता था कि मैं ये करूं या ये करूं, क्लैरिटी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो मुझे क्लैरिटी आ गई। लेटर, जैसा आपने पहले भी मुझसे प्रश्न किया था, मेरे ऊपर कोई प्रश्न नहीं आया बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे क्लैरिटी आ गई थी, ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा। ये क्लैरिटी कई सिविल सर्वेंट्स में नहीं होती, क्योंकि हमने भी सुना है बहुत प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और कई बार अनएथिकल जाना पड़ता है। ये इससे दूसरी बात से सहमत नहीं हूं। पहला वाला सही है। ये जो जाना पड़ता है ये गलत है। अनएथिकल, देखिए ऐसा है, क्योंकि करप्शन तो तभी होगा जब अनएथिकल जाएंगे। देखिए इसको हम बहुत, यही मैंने किताब में समझाने की कोशिश किया है। मैंने कहा कि ऑनेस्टी पेज, दिस इज द एसेंस ऑफ द बुक, बट ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। मेरा यह मानना है कि अगर आप एफिशिएंट होंगे, क्योंकि खाली ऑनेस्ट होंगे तो आप पिटेंगे, बिल्कुल, लेकिन अगर आप एफिशिएंट होंगे तो अगर कोल क्राइसिस आएगी तो आपको ढूंढेंगे कि इनको बुला के लाओ। तो आपको
एफिशिएंट होना उतना ही जरूरी है जितना ऑनेस्ट होना। जी। क्योंकि सरकार आपको ऑनेस्टी के पैसे नहीं देती, ऑनेस्ट तो आपको होना ही है। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे ऑनेस्ट होकर, सरकार आपको पैसे देती है काम करने की। जी। कई अफसर ऐसे हैं जो ऑनेस्टी के नाम पे काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं सिर्फ वही ऑनेस्ट है, दुनिया डिसऑनेस्ट है। जी। अब ये ऑनेस्टी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट हूं इस बारे में, कोई भी नेता मुझसे कोई भी गलत काम कहेगा तो मैं उससे पोलाइटली मना कर दूंगा अगर नियम के विरुद्ध होगा। अगर वो नियम के तहत है तो तुरंत करूंगा मैं। ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में बदनाम इस वजह से नहीं है कि वो गलत काम नहीं करती, वो इसलिए बदनाम है कि सही काम विलंब से करती है। जी। हम सही काम क्यों नहीं करते टाइम से? हम नहीं करते टाइम से। हम सही काम जिस दिन टाइम से करना शुरू कर देंगे, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और फिर अगर आप गलत काम को मना करेंगे तो आपकी ख्याति ये होगी, सही काम तुरंत कर देता है, गलत नहीं करेगा। तीसरा एरिया आता है ग्रे एरिया, जहां नियम क्लियर नहीं है। वहां आपका प्रयास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर काम कह रहा है और नियम का वायलेशन नहीं हो रहा है तो कर दीजिए। जी। और फिर व्यवस्था बना दीजिए कि उस प्रकार का कोई और काम कहता है उसका भी हो जाए। ये हो सकता है, संभव है। मैं तो चैलेंज करता हूं लोगों को, मुझे सिचुएशन बताइए जो आपने कहा कि अनइथिकल होना पड़ता है, करप्ट होना पड़ता है। कोई मजबूरी नहीं है। और आईएएस अफसर का तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर कोई आईएएस अफसर कह रहा है कि मजबूरी है करप्शन, तो गलत कह रहा है। ये उसकी कमजोरी है। ही कैन रिमेन ऑनेस्ट, ही कैन रिमेन एफिशिएंट एंड ही कैन रिमेन हैप्पी। नॉर्मल रेपुटेशन क्या है, नॉर्मल जनरल क्या लोग समझते हैं कि ऑनेस्ट आदमी तो बड़ा परेशान रहता है। नहीं, I know so many honest officers who are very happy in life, done well for themselves, but they were efficient. जी। Dishonest आदमी हैप्पी भी रह सकता है, अनहैप्पी भी रह सकता है। 2 चीफ सेक्रेटरी इसी प्रदेश के यूपी के जेल गए, तो उनको हैप्पी कहेंगे क्या? तो हर प्रकार के लोग हैं। ऑनेस्ट आदमी भी सफल है, हैप्पी है, डिसऑनेस्ट आदमी भी कुछ सफल है, हैप्पी है। अब ये चॉइस मेरे पास है। अगर कोई आईएएस अफसर कहता है कि उसके पास चॉइस नहीं है तो झूठ बोल रहा है। He has a choice। ये कहना गलत है कि he cannot be ethical. He can be ethical. And he can be happy. He can be successful in life. There are many such examples. लेकिन हमने काफी ऐसे ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जिनके ट्रांसफर्स कर दिए गए। अब ट्रांसफर कर ले लीजिए। ट्रांसफर मेरे भी जब शुरू में मैं करियर में था तो बड़े ट्रांसफर होते थे। Okay. बहुत होते थे। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया। सामान्य रूप से क्या होता है, हम अपने सोचते नहीं। मैं भी पहले समझता सब नेता बदमाश हैं, सब गड़बड़ करते हैं। एनकाउंटर्स पॉलिटिशियन का एक ये भी उद्देश्य था कि कितनी गलतफहमी थी मेरे दिमाग में कि सब नेता बदमाश हैं। उसमें भी बदमाश, वो भी इसी समाज में रहते हैं। जैसे हम में ब्यूरोक्रेट बदमाश है, वैसे उनके भी बदमाश है। जी। हमें ये देखना है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, पॉलिटिशियन अगर मैं गलत काम नहीं करना चाहता तो पॉलिटिशियन मुझसे गलत काम नहीं करा देगा ना। रही बात ट्रांसफर की, ट्रांसफर में हमें समझना चाहिए कि अगर मेरा ट्रांसफर बार बार हो रहा है उसमें क्या मेरी भी कुछ गलती है या नहीं है। हम ये मान के चलते मेरी कोई गलती है ही नहीं जी। दूसरे आदमी की गलती है इसलिए मेरा ट्रांसफर हो रहा है। जिस दिन आपने मंशा बना ली कि मेरी गलती है ही नहीं, तो आप सोचेंगे भी नहीं, तो आपका ट्रांसफर होता रहेगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है, अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप एफिशिएंट हैं और पोलाइट हैं, नॉर्मली क्या होता है, कई ऑनेस्ट ऑफिसर जब ये समझते हैं ना कि सब बेईमान है, जो कि मैं भी समझता था शुरू में, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोई नेता मुझसे मिलने आता तो मैं बायस से मिलता था, उसे कुछ गड़बड़ लेकर आया। बाद में मैंने जब कल्याण सिंह जैसे लोगों को देखा, यार ये तो इतने अच्छे नेता भी हैं। और भी मेरा सौभाग्य है कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ काम किया, आउटस्टैंडिंग, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। प्रकाश जावड़ेकर जी आउटस्टैंडिंग, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अरुण जेटली साहब के साथ काम तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उनको देखा तो मैंने तो बहुत सीखा इन लोगों से। अब गड़बड़ भी थे, जैसे हमारे एक नेता था, उसको कहती 25% से पहले ले लेता था। तो हर प्रकार के लोग होते हैं, वैसी नेताओं में है। अब मुझे ये स्थापित करना है उसके सामने कि गलत काम होगा तो मैं उसको पोलाइटली कम्युनिकेट कर दूं, उसके बाद ट्रांसफर हो जाए। एक बार आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, जैसा मुझे बहुत आसानी, उसके बाद गलत काम नहीं करेगा तो कहता ही नहीं था गलत काम। आपने पूछा था ना मुझसे प्रश्न जी। मैंने कहा मैं तो कोल सेक्रेटरी रहा एजुकेशन, किसी ने गलत काम कहा ही नहीं, जो मैं ठीक समझता था करता था। हाँ, कई बार वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है, मेरे डिफरेंट वैल्यूज हैं, मंत्री के डिफरेंट है, तो वहां मेरी स्किल पे निर्भर करता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है कि मैं उनको समझा पाऊं अपनी बात। मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, 80 से 90% केसेस में तो मैं समझा लेता था। अब 10% केसेस में वो मुझसे असहमत होते थे और वो मुझे ओवररूल करते थे। मैं एक दृष्टांत देना चाहूँ इसको बताने के लिए जी। मैं मायावती जी का विशेष सचिव था, तो उनकी अजीब आदत थी, वो सस्पेंड कर देती थी, डीएम को मीटिंग में ही कर देती थी। अच्छा। मतलब अपना आधिपत्य अपना दिखाने के लिए वो सबको बड़ा एक्शन लेती थी। शुरू में कमिश्नर को कर दिया, इनको कर दिया, छोटी सी बात पे। तो एक डीएम को सस्पेंड कर दिया। तो मेरे पास आया रोता हुआ, कहता है कि सर वो मेरी तो कोई गलती नहीं थी, उसने बताया मुझे वाकई उसकी कोई गलती नहीं थी। अब देखिए, अगर पुराना निस्वरूप होता सिद्धांतवादी तो जाके लड़ लेता मायावती से कि मैडम उसकी तो गलती नहीं थी, आपने उसको सस्पेंड कर दिया जी, है ना। एक तरीका यह है उसको सुलझाने का। दूसरा तरीका यह है कि मैं मायावती जी को ऑब्जर्व करता था, मैं क्या सभी करते थे हमारे सेक्रेटेरिएट में, कि वो सबसे ज्यादा प्रसन्न कब रहती है। तो सुबह के टाइम पे जब वो
ब्रेकफास्ट करती थी, उस समय सबसे खुश रहती थी, कुछ काम करा लो उनसे। तो हम सुबह के टाइम पे पहुंचे, बड़ी मजे, अच्छी मूड में थी। तो थोड़ी बहुत इधर उधर की बात हुई, फिर मैंने कहा मैडम वो अपने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, बड़ा अच्छा अधिकारी है, बट उससे गलती हो गई। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया मुझे कि जब उसकी गलती नहीं थी आपने कैसे कह दिया उसकी गलती थी। अब देखिए यही यहाँ थोड़ा सिद्धांत को हमने कॉम्प्रोमाइज किया कि मुझे उसको हेल्प करना था। अगर मैं उनसे कहता उसकी गलती नहीं आपकी गलती थी तो वो कभी भी नहीं मुझे सस्पेंड कर देती भाई। बिल्कुल। आप देखिए हमें अपना काम कराना है ना, यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात का प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं। ये मैं अक्सर अधिकारियों को बताता हूं कि आपको झगड़ा थोड़ी ना करना, जो कि मैं करता था शुरू में, हर आदमी से भिड़ लिए। और कई बार मैं गलत होता था, कई बार सही होता। अगर आप सही भी हैं तो भी आपका प्रस्तुतिकरण तो कायदे से होना चाहिए ना। आप ये मान के चलेंगे वो आदमी गलत है। तो मुझसे कहती है अच्छा अधिकारी है तो गलती कैसे होगी। मैंने कहा मैडम किसी से भी गलती हो सकती है, उससे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, मैंने नहीं कहा आपसे हो सकती है। अच्छा अधिकारी है, अच्छा ठीक है बहाल कर दे। 1 मिनट के अंदर बहाल हो गया वो। सो मैं इसको उदाहरण को इसलिए देता हूं, हम में से कई लोग, सिद्धांत होना चाहिए, मेरा भी सिद्धांत था। मैं पहले कई लोगों से इस बात पे लड़ता था कि ये मेरा व्यू ये है, उनका व्यू वो है। तो व्यू तो कोई भी किसी का हो सकता है भाई। आप ये कैसे कह रहे हैं मेरा व्यू जो है वो सबसे सही व्यू है। अक्सर होता था जैसे अधिकारियों के ट्रांसफर पे नेताओं से झगड़ा होता था, तो ट्रांसफर मैं समझता था नहीं होना चाहिए, नेता समझता था होना चाहिए। अब उसको अधिकार है, इसमें नियम के विरुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन मेरा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि अगर हम करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव गलत मैसेज चला जाएगा। तो फिर इस बात पे निर्भर करता है कि मैं नेता को समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं। और वो मुझे ओवर रूल कर देता है तो मैं छुट्टी पे थोड़ी ना चला जाऊंगा, मैं उसकी बात मान लूंगा और दूसरे काम कराऊंगा। सिस्टम में रहते रहते आपको समझ आ गया। आपको ये डिसाइड करना है, आपको सबसे झगड़ा नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा झगड़ा करना है, रेवोल्यूशनरी बनना है, तो आप एक झाड़ू पकड़ के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर तो आपको, मैं अक्सर ये डिफरेंस बताता हूं लोगों को, एकोमोडेशन और कॉम्प्रोमाइज। एकोमोडेशन आप अपनी वाइफ से भी करते हैं, अपने परिवार में भी करते हैं। एकोमोडेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। ये थोड़ी ना जो आप कह रहे हैं सही है। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट लॉ रूल मत कीजिए आप, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, बट एकोमोडेशन तो करना पड़ेगा आपको, चाहे वो नेता हो। मैं पहले नहीं करता था, पहले हर एकोमोडेशन में कॉम्प्रोमाइज समझता था। तो जैसे आपने कहा शुरू में आपके बहुत ट्रांसफर हुए, काफी ट्रांसफर हुए, तो उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था मैं सिद्धांतवादी था, बाद में भी सिद्धांत थे, बट सिद्धांतवादी नहीं था मैं। हर चीज में भिड़ लेता था मैं। अच्छा, मैं समझता था मैं हर चीज सही कह रहा हूँ। ओके, तो मैं धड़ से ट्रांसफर हो जाता था। अच्छा कभी कभी ऐसी बातें भी मैं कह देता था। इतना आसान है ट्रांसफर करना? जो देखिए वो उसका अधिकार है, वो ट्रांसफर कर देगा। उन्होंने एक साइन किया और ट्रांसफर हो गया। वो तो भाई आपने प्रजातंत्र माना है, डेमोक्रेसी माना है, तो उसको ये अधिकार देना पड़ेगा, है ना। हमें ये समझना पड़ेगा जो ऑनेस्ट एफिशिएंट सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने क्या पद्धति अपनाई जिससे उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ, उनकी इंटीग्रिटी भी बनी रही और उन्होंने काम भी किया। हम उनसे सीखे ना। हम वो उदाहरण क्यों लेते हैं कि इस आदमी के 40 ट्रांसफर हो गए, 50 ट्रांसफर हो गए, वो उदाहरण नहीं बनना चाहिए हमारे लिए। और अगर समझना है तो समझना चाहिए कि क्यों हुआ उसका ट्रांसफर। क्या उन 40 में से 10 केसेस में उसकी गलती थी या नहीं थी? वो खुद तो नहीं मानेगा, वो तो कहेगा सब दुनिया भ्रष्ट है और हर जना भ्रष्ट है। तो भैया सिविल सेवा क्यों ज्वाइन किया आपने? कुछ और कर लेते जी। आपको यहां पे सी, आई कीप सेइंग दिस पॉइंट, you have to focus on what you can. That can will grow. If you waste your time on what you can't, then you will not have time to do what you can. जी. बड़ा सिंपल है सिद्धांत. And if you focus on what you can, gradually you will have confidence enough to touch upon areas which you can't to begin with. हम क्या करते हैं? पहली बात तो हम समझते हैं जला दो इसे, प्रोटेस्ट कर दो, इतना प्रोटेस्ट कि हम ही सिद्धांतवादी हैं। I don't think as a civil servant, if you are, then don't join civil service. यहां आपको एकोमोडेट करके चलना है, आपको ये मान के चलना है नेता है, लेकिन आप उसका गलत काम नहीं करें। गलत से मेरा मतलब है नियम या कानून के विरुद्ध। बहुत सारा एरिया जहां नियम कानून नहीं है, ग्रे एरिया है, वहां आप उसको समझाइए। अगर आपके में उसका विश्वास है, मैंने चूंकि कल्याण सिंह जी, मायावती जी सबके साथ काम किया है, एक बार उनका विश्वास जीत लीजिए तो आपकी बात मानेंगे वो। आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप समझ। वो सही रास्ता आदमी ऐसा फंसा देता है बिल्कुल एकदम, यहीं इधर भी नहीं देखेंगे। जीवन में ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट तो क्लियर है, ग्रे। एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट इसी पर है। मैंने 70 से अधिक दृष्टांत इसी प्रकार के दिए हैं जहां पे नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आपका सिद्धांत है, एक वैल्यूज है, उसके रहते हुए आप कैसे काम करें। जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि वही रहमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दोनों काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले ना राम। तो अब ये एक डिलेमा है जीवन में। अपने पारिवारिक जीवन में भी ऐसे ही आता है भाई, हर जगह आता है, हर जगह। तो आपको एकोमोडेट करके चलना है। एकोमोडेशन इज नॉट करप्शन। You are not taking a single penny, nor are you giving anybody a single penny. You are prepared to listen to others and accommodate their point of view. That has to be understood. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपकी एक और बुक है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। वो मेरी पहली पुस्तक थी।
उसमें 7 साल लगे मुझे लिखने। तो उसमें नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट में आपने उसे पढ़ के ऐसा लगा कि एक आईएएस ऑफिसर की जो जिंदगी है या जो सिस्टम की लेयर्स हैं उसको आपने बहुत बारीकी से समझ के लिखा है। तो उसको लिखते वक्त ऐसा क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आप सही में सिस्टम के बारे में लिखना चाह रहे थे जो आप सिस्टम में रहकर नहीं बता पाए और वो आपने अपनी बुक में लिखना चाहा? देखिए, हम लोगों को सेवा में ये होता है कि वी आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, तो वी कांट बी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट और द सिस्टम व्हाइल इन सर्विस। मैं जब अंदर मीटिंग होती थी उसमें सब बातें कहता था, लेकिन अच्छा। पब्लिकली नहीं कहता था। जी। मैंने हर चीज जो किताब में लिखी है वहां मैंने कही, वहां मैंने करा, लेकिन ना तो मैं उसे बोलता था ना लिखता था। ये बात रिटायरमेंट के बाद मैं कह सकता था, इसलिए मैंने कहा। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो जिसका एक एसेंस में लास्ट बुक में अपने लाया, यू कैन मेक इट हैपन, कि व्यवस्था को आप परिवर्तित नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन उस व्यवस्था को समझना जरूरी है। उसी व्यवस्था को मैंने नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में डिफाइन करने का प्रयास किया है कि मेरे अनुभव क्या थे उस सिस्टम के बारे में, ओके। और उस सिस्टम के होते हुए आप अपनी बात कैसे करा सके, अपना काम कैसे करा सके, यही आर्ट है। ये आर्ट आपको डेवलप करनी है, सिस्टम को समझना होगा। अगर आप सिस्टम को परिवर्तित करने में लग जाएंगे तो आपको समझने का टाइम ही नहीं लगेगा। आप समझिए, फिर अपने आप को परिवर्तित कीजिए। आप सिस्टम को नहीं परिवर्तित, अपने आप को आप कैसे किस प्रकार से परिवर्तित करें जिससे आप उस सिस्टम के रहते हुए काम कर सकें। जी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सिस्टम तो चेंज कर ही हम नहीं सकते। गाली देते हैं सिस्टम को। हाँ। ये सिस्टम ही ऐसा है, जी। कोई काम ही नहीं करने देता। मैं कहता हूं कि इसी सिस्टम में कई लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं क्या? हम उनसे सीखें जिन्होंने इसी सिस्टम में काम किया है। हाँ, गंभीर है स्थिति, प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर मेनी पीपल हु सक्सीडेड इन दिस वेरी सिस्टम विद इंटीग्रिटी, विद ऑनेस्टी एंड आर हैप्पी। कैन आई लर्न फ्रॉम देम? जी। तो ये सारी आपने अपनी जिंदगी, मतलब हम कह सकते हैं अगर हम ये बुक पढ़ लें तो एक तरीके से हम अनिल स्वरूप जी को समझ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप समझ जाएंगे, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है, समझ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको मैं एक बार फिर आपके पास में ले जाना चाहूंगी। अगर आज अनिल स्वरूप जी वो 25 साल के अनिल स्वरूप जी से मिले तो उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? पहली चीज तो शायद अपने आप को मैं कहूंगा भाई इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता था। ओके। धीरे धीरे कम हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आरंभिक में तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता था। दूसरा, परिवार को ज्यादा समय देना होगा। मैं शायद परिवार को जितना समय मुझे देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया। ओके। तो आज आप वो रियलाइज करते हैं कि शायद, हाँ, आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि वो समय मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ दे सकूँ। अच्छा, अरे वाह जी। चलिए, ये तो एक मतलब फैमिली भी आपकी खुश होगी। ठीक है, उस टाइम आपने अपने देश के लिए काफी टाइम दिया और आज आप देश वेश तो मैं इतनी बड़ी बात नहीं सोचता था, मुझे बस मैं शौक था लगे रहने का, उस वजह से था। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं सोचता था देश और समाज में। आज के यंगस्टर्स को भी कहता हूँ कि देश व समाज आप दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए। लेकिन जितना हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा है और आप एक बहुत ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आपने अपनी कंट्री को बहुत कुछ दिया है, मतलब सर्व किया है। नहीं, ये आपका कहना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये कह रही हैं, लेकिन मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ। मैं वही चीज करता था जो मुझे अच्छी लगती थी जी। और आज भी वही करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। उसके फलस्वरूप शायद कुछ लोगों को लाभ मिल जाता है, बहुत अच्छा, लेकिन आई एम बेसिकली वेरी सेल्फिश मैन। ओके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जिसके लिए हमारी आम जनता बहुत फ्रस्ट्रेट रहती है। वो है हमारे टैक्स पेयर्स। हमारे टैक्स पेयर्स का कहना है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा टैक्स पे करती है, कि हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम जीएसटी भी देते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। जबकि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो अगर वो टैक्स ज़्यादा भी ले रहे हैं तो वो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? देखिए, आपने शब्द इस्तेमाल किया डेवलप्ड। हर डेवलप्ड कंट्री में उस स्थिति पर पहुंच जाता है व्यक्ति और सरकार कि वो टैक्स का यूज करके वो फैसिलिटी दे सके। हम लोग एक इवॉल्विंग इकोनॉमी है और किसी भी इवॉल्विंग इकोनॉमी में हम इस से गुजरते हैं जहां टैक्स तो लेते हैं, शायद जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं मिलती। मेरा सिर्फ इसमें कहना यह है कि सरकार को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग कहां पर हो रहा है। ये बात पहले भी आपने चर्चा में कही थी। अगर हम उसको फ्री बीज में देंगे, मूर्तियां बनाने में देंगे, तो हम उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उससे हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहना चाहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो रहा है, काफी क्रिएट हो रहा है, लेकिन फोकस हेल्थ और एजुकेशन, ये दो एरियाज हैं जिसपे जितना व्यय इसमें होना चाहिए और जिस प्रकार से होना चाहिए वो शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि उस धनराशि जो इसको मिलनी चाहिए इन दोनों सेक्टर्स को, वो धनराशि कहीं अन्य जगह पर व्यय कर रहे हैं, जो कि मेरे विचार से देश के लिए उचित नहीं है। बट सामान्य रूप से किसी भी इवॉल्विंग इकोनॉमी में इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि
टैक्स देने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए टैक्स के फलस्वरूप वो उसको नहीं मिल रही। जी, यही कहना है हमारी जनता का भी। लेकिन आपको लगता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों लेना, कि हम अपनी इनकम पे भी टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद हम कुछ परचेज करने जाते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मार है, हमारी गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा ले रही है? हर जगह आप दुनिया में कहीं चले आइए, हर जगह जीएसटी है, वैट कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, हर जगह है, और हर जगह इनकम टैक्स भी है। प्रोग्रेसिव स्टेट्स में, स्वीडन वगैरह में तो 40 से 50% इनकम टैक्स। जी जी। तो टैक्स हर जगह है। जो आपने दूसरी बात कही वो सही है कि टैक्स का जो रेवेन्यू है उसका उपयोग कैसे हो रहा है, उस पर चिंतन होना चाहिए। टैक्स तो इतना स्वाभाविक है किसी भी इकोनॉमी में, इतना। लेकिन अगर वो लोग टैक्स ले रहे हैं तो फैसिलिटीज दे रहे हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गई या एजुकेशन सेक्टर में, जहां एक टैक्सेशन उचित है, जो धनराशि का उपयोग है उस पर काफी विचार होना चाहिए, क्योंकि जो धनराशि आ रही है उसका हम शायद जो उपयोग हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये आने वाले टाइम में आपको लगता है कभी शायद? देखिए, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मेरा हम आज नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि हम ये क्या वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, ये फ्रीबीज बांट रहे हैं, मूर्तियों पर खर्च कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा किसी का? और ये जनता को ही सोचना पड़ेगा, सरकार उतना नहीं सोच पाएगी। सरकार, अगर जनता खुश है मूर्तियों से और फ्रीबीज से, तो सरकार क्या करेगी? सरकार फिर वही देगी। वो तो वही दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों को चिंतन करना पड़ेगा इस बात। जैसे आपने ये स्टैचू की काफी बार बात की, ये ऊंची ऊंची मूर्तियां बना रहे हैं, तो आपका क्या नजरिया है जो ये अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया और इतना पैसा लगाया गया, क्या ये सही कदम था? देखिए, मेरे विचार से मंदिर तो बनना चाहिए था, बट इतना भव्य बनना चाहिए था, इसके बारे में मैं मेरी आस्था इस प्रकार से है कि एक भी मूर्ति है मेरे लिए तो वो आस्था है, भव्यता आस्था नहीं है। कुछ लोगों का है कि जितना भव्य बनेगा उतना आस्था बढ़ेगी। मेरी आस्था इस बात पे निर्भर नहीं टूरिज्म है बढ़ेगा कि जितना बड़ा भव्य हो उससे आस्था मेरी नहीं बढ़ती। मेरी आस्था बनती है कि जो मूर्ति है छोटी भी होगी, मेरी आस्था है। मंदिर छोटा भी होगा तो आस्था ही रहेगी। और कई ऐसे मंदिर हैं दुनिया में जहाँ पे छोटे मंदिर है, छोटी सी जगह है। आप वैष्णो देवी चले जाइए, छोटी सी जगह है, बनाया हमने और ज्यादा है उससे, लेकिन है तो जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वो तो छोटा सा है ना। तो कोई जरूरी नहीं है उतना भव्य बनाने की, लेकिन अब बनाया है तो बनाया है। लेकिन हमारा ये है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस डेवलपमेंट होना चाहिए। आस्था महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, मंदिर भी आवश्यक है, लेकिन क्या हमारा फोकस वहां पर है? ये है इशू कि हमारा ज्यादा समय किस चीज पे व्यतीत हो रहा है। जी, उन्होंने कहा था टूरिज्म बढ़ेगा इससे, तो आपको लगता है टूरिज्म? मुझे पता नहीं, टूरिज्म हो सकता है जरूर बढ़ रहा होगा, टूरिज्म बढ़ रहा होगा, मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। जी ठीक है। अब चलते चलते मैं आपकी एक राय जानना चाहूँगी। आपको एक लाइन में बोलूँगी, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इंडिया विल ट्रूली ग्रो ओनली व्हेन? ओनली व्हेन वी वेक अप। ओनली व्हेन वी वेक अप, ओके। मतलब इन विच सेंस? इन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो सेंस तो हमें है, वो सेंस तो हमें है, लेकिन शायद डेमोक्रेटिक वर्ड में भी हम आवाज नहीं उठा पाते। नहीं, अभी आई डोंट थिंक वी आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। I keep going back to freebies. We'll have to wake up to the necessity of utilizing each penny that is earned by the government in a manner that it leads to the development of the country. And we have not woken up to that. We still want freebies. We still want statues. And since we want that, we are given that. And if we are given that, probably the country will not grow at the rate at it should be growing. जी, ठीक है। Thank you so much, sir. बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, मेरे लिए आई ओपनिंग था। सिस्टम की अंदर की बातें बहुत समझ आई, अपनी कंट्री के लिए ब्यूरोक्रेट्स कितनी जान लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, बहुत ही डीपली समझ आई। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगा होगा। प्लीज़ अपने नियर डियर के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारे देश के लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हम एक अलग नज़रिया रखते हैं, आपको एक्चुअल सिनेरियो समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में।